Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक। अब आपके पूरे सिलेबस में बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन थे और सीबीएसई गारंटेड वे में एक क्वेश्चन तो डालता ही डालता है इस वाले टॉपिक से, इसलिए मैंने सोचा इनकी एक कंबाइंड वीडियो बना दी जाए। बट एक सिंगल वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाती है, इसलिए मैंने इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट्स आ चुके हैं और ये चौथा पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। अब मैं बता देती हूँ इस पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स के डिफरेंस बिटवीन हैं। इसमें है 6th, 7th एंड 8th चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपकी सेकेंड बुक है उसके 4 चैप्टर्स के डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें कवर किए जाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए फिर शुरू करते हैं इसके साथ। 3 पार्ट्स ऑलरेडी देख लिए ना, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, जाके देख लो। ओके चलो, इसमें पहला है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डिफरेंस। तो इसके लिए हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसके लिए हम कराएंगे शादी। अब आपको पता है मेरे लिए ना बेस्ट एग्जाम्पल शादी वाला ही होता है, क्योंकि बच्चों को वो बहुत अच्छे से याद रहता है। सो ऐसे मानिए कि किसी के घर में शादी है, और ये बहुत बड़े स्केल पे शादी नहीं करना चाह रहे हैं, छोटे से स्केल पे शादी करना चाह रहे हैं। तो किसी के घर में शादी है और ये बहुत बड़े स्केल पे शादी नहीं करना चाह रहे हैं, छोटू से स्केल पे शादी करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अब इनको ये समझ में आया कि शादी है तो मेहंदी प्लस मेकअप ये तो चाहिए ही रहेगा। इनको ये समझ में आया कि अगर घर पे शादी है, 2 स्मॉल स्केल वाली है, पर देन मेहंदी और मेकअप ये दोनों चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। मतलब ये दोनों चीज़ें तो हमारे को, मतलब औरतों को लगेगी यार, इसके बिना उन्हें तो शादी में मज़ा ही नहीं आएगा। तो सोचा गया कि कैसे हम इस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि छोटे स्केल पे शादी हो रही है, इतना तामझाम तो है नहीं। तो सबसे पहले आप ये प्लान करेंगे कि घर पे क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेहंदी या फिर मेकअप करना जानता हो। यही करोगे ना, घर पे ही ढूंढ लोगे। अब छोटा सा ओकेजन है, छोटी सी वो है पूरी, तो क्या तामझाम करना है तुम्हें। तुमने घर पे पूछा किसी को मेहंदी लगानी आती है, 4 लड़कियां सामने आ गई, हमें मेहंदी लगानी आती है, हम बहुत बढ़िया मेहंदी लगाते हैं। तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या बाहर जाने की ज़रूरत है, बाहर से किसी मेहंदी वाले को हायर करने की ज़रूरत है। मेहंदी वाले हो भी बहुत महंगे गए हैं। लाइक मेरी दीदी की शादी पे जब हमने मेहंदी वाला किया था, इतना महंगा पड़ा था उस हमें, बाद में ऐसा लग रहा था क्यों ही कर लिया। मतलब तो आजकल इनके भी बहुत नाटक होते हैं, बाहर वालों के बहुत पैसे चार्ज करते हैं वो। तो यहाँ पे आपने घर पे ही पूछ लिया कि क्या किसी को मेहंदी लगानी आती है, तो 4 लड़कियाँ खड़ी होकर बोली हमें लगानी आती है और हम बहुत फास्ट भी लगाते हैं। टोटल 10 लोग थे, 4 लड़कियाँ अगर मेहंदी लगाने के लिए बैठ रही हैं तो कितना ही टाइम लग जाएगा, राइट। तो ये बंदोबस्त घर से ही हो गया। फिर पूछा मेकअप करना आता है किसी को, तो 2-3 लड़कियाँ ऐसे खड़ी हो गई, 2-3 लड़कियां ऐसी हुई जो प्रोफेशनली मेकअप जानती हैं, और 2-3 ऐसी हो गई जो रील से देख देख के मेकअप करना सीख गई हैं। भाई आज की डेट में तो मैं बोलूँ ज़्यादातर लड़कियां सीख ही गई हैं मेकअप करना, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी रील्स बनती हैं, इतने सारे MUA हैं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट हैं ऑनलाइन जो अपनी वीडियोज़ डालते हैं और लोगों को सिखाते हैं ये लगाओ फिर वो लगाओ वो लगाओ। मेरे को आज तक कभी सीक्वेंस याद नहीं हो पाया किसके बाद क्या लगता है क्या लगता है क्या नहीं लगता, बट एनीवेज बहुत सारी लड़कियां सीख गई हैं ये चीज़। तो 2-4 रील्स वाली खड़ी हो गई, 2-4 वैसी खड़ी हो गई जिन्होंने प्रोफेशनली सीखा है सेंटर पे जाके। तो इन्होंने बोला हमें मेकअप करना आता है, हमें साड़ी वाड़ी ड्रेप करना भी आता है। तो हमने बोला बस परफेक्ट, यही तो चाहिए था। छोटे स्केल पे शादी करनी है, कॉस्ट कटिंग करनी है, बस घर की लड़कियां ही मेकअप और मेहंदी संभाल लेंगी। तो आपको इस सिनेरियो में कहीं पे भी बाहर नहीं जाना पड़ा, बाहर के लोगों को हायर करके लाने के लिए। अब व्हाट इफ घर पे किसी को मेकअप करना नहीं आता। मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने वीडियोस बहुत देखे हैं, तसल्ली से देखे, टाइम पास फेवरेट वही है कि रील्स देखते जाओ मेकअप आर्टिस्ट के, लेकिन आता कुछ नहीं है। किसके बाद क्या थोपते हैं, किसके बाद क्या लगाते हैं, कुछ नहीं पता है, कुछ भी लगा के बैठ जाते हैं, कुछ भी बन के बैठ जाते हैं। तो अब ऐसे लोगों से तो कोई मेकअप नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोग्राफर तो आने ही वाला है ना,
फ़ोटोज़ तो खिंचवाएंगे ही खिंचवाएंगे, वरना फ़ोन में तो फ़ोटोज़ सब लोग लेते हैं। सो ऐसे में अगर घर पे आपको मेकअप वाली नहीं मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम मेहंदी वाली भी नहीं, मेहंदी वाली एक को बोला कि तेरे को आता है, शी साइड हाँ आती है, और उसको बोला लगा के दिखा, तो उसने 1.5 घंटा तो थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने में ही लगा दिया, वो भी उल्टा सीधा बनाया। तो सबको समझ में आ गया नहीं भैया इससे तो नहीं लगवा रहे हैं, नहीं लगवाएंगे मेहंदी, वो चल जाएगा, स्टिकर खरीद लेंगे लेकिन इससे नहीं लगवाएंगे। तो ऐसे में ना आपकी मेहंदी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है घर से, ना आपकी मेकअप की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है घर से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चाहे कितने भी छोटे स्केल की हो शादी, लेकिन जब तक औरतें चमके धमके नहीं, तब तक क्या शादी शादी लगती है? जब तक औरतें ऐसे चमकीले कपड़े पहन के अपनी मेहंदी, चूड़ियाँ, मेकअप, शाइनी दिस दैट ना लगाएं, क्या मज़ा आता है शादी का? शादी का फील कहाँ से आता है? बंदों को तो वही करना होता है, पेंट कोट पहना काम चल गया, ब्लेज़र पहना काम चल गया। असली शादी का जो लुक आता है ना, वो औरतों से आता है। वो तामझाम वाली साड़ियाँ पहनना, लहंगे पहनना मोटे मोटे, उनसे आता है ना। और यही नहीं हो पाएगा तो क्या मेहंदी का मतलब मज़ा आएगा घर पे? नहीं आएगा शादी का। तो हमने बोला नहीं नहीं, अब तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि घर पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमें बाहर से मेहंदी वाला और मेकअप वाला बुलवाना पड़ेगा। बस यही तो इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। जब आपका काम आपके घर से, घर पे रहने वाले लोगों से ही चल रहा था, तो वो था आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट। लेकिन जब आपको समझ में आया कि नहीं, इसके लिए तो हमें बाहर से इंसान लाना पड़ेगा, घर वाले एफिशिएंट नहीं है उस पोजीशन के लिए, तो इस वाले को हमने बोला एक्सटर्नल। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो अभी जो वैकेंसी हुई है उसको संभाल सकते हैं, तो हम उन्हीं को वो काम असाइन कर देंगे, तो ये हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाया जाएगा। मतलब हम बाहर से लोग नहीं ला रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही लोग ढूंढ के उनसे काम करवा रहे हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसमें ये होता है कि आप बाहर से लोग ढूंढ के लाते हैं और अपने यहाँ पे जो वैकेंसी होती है उसमें उसे बिठाते हैं और काम करवाते हैं। सो इंटरनल रिक्रूटमेंट बोले तो मैग्नेट ब्रेन्स का एग्जांपल लूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के टीचर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो इनको समझ में आया कि पायल मैम बिजनेस स्टडीज सही पढ़ा लेती हैं, तो इनसे ही एंटरप्रेन्योरशिप पढ़वा लेते हैं, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तो इंटरनल मतलब इंटरनली इनका क्या हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया। बट वहीं पे अगर बोले ये कि बायो पढ़वानी है यार, 12th क्लास को बायो पढ़वानी है, अब वो तो ना पायल मैम पढ़ा पाएंगी, ना आदिति मैम पढ़ा पाएंगे, ना शिवानी, ना साक्षी, कोई नहीं है ना, क्योंकि हमारा तो अलग अलग फील्ड है। तो इसके लिए आपको बाहर से ही इंसान पकड़ के लाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अंडरस्टूड? इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। यहाँ आ जाइए। इंटरनल रिक्रूटमेंट में ये बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। इट मीन्स, excuse me, it means making use of existing staff to fill up the vacant job position in the organization. existing staff से ही आप नई वाली वैकेंसी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुई है उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। Whereas external recruitment में they say it means making use of new personnel or outsider to fill up the vacant job positions in the organization. यहाँ पे आप नए बंदे ढूंढ के ला रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से लोग इकट्ठा करके ला रहे हैं, जो कि यहाँ की वैकेंट जॉब पोजीशंस को क्या करेंगे, भरने का काम करेंगे। टाइम की बात करें तो इंटरनल रिक्रूटमेंट लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? मैं थी, इन्होंने पूछा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगे, एंड देन हमारी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई। तो कितना टाइम लगा? बस पूछने मात्र का टाइम लगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, बाहर से इंसान ढूंढ के आना है, तो बाहर से कोई इंसान आएगा, अपना CV देगा, देन अपनी डेमो देगा, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेगा, तामझाम करेगा, उसके बाद जाके कहीं हायरिंग हो पाएगी, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इकोनॉमी की बात करें तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एक्सटर्नल सोर्सेज। बाहर से लोग सर्च करने में ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि भैया आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, इंस्टाग्राम पे चलेगी वो ऐड, फेसबुक पे चलेगी वो ऐड, या फिर किसी और naukri.com, लिंक्डइन, इन सब पे चलेगी, तो इसमें पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब इंटरनल में ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही किसी को उठा के फिल करने की कोशिश करो वैकेंट पोजीशन। फिर है क्वालिटी।
ये बोलते हैं इंटरनल चॉइस में देयर इज़ अ लिमिटेड चॉइस, सो बेटर क्वालिटी में नॉट बी अज्यूम्ड। भाई देखो, अगर आप इंटरनली वो करना चाहते हैं, जैसे मैंने मेहंदी वाला एग्जांपल दिया, या मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल नहीं दूंगी, ठीक है, तो मैंने मेहंदी वाला एग्जांपल दिया। मेहंदी वाले एग्जांपल में अब घर में वो जो लड़कियां थी, चाहे वो थोड़ी सी स्लो हों, चाहे उनके डिज़ाइंस इतने बढ़िया नहीं हों, बट स्टिल अगर घर से ही नीड पूरी हो रही है तो कर लेते हैं। तो क्वालिटी का उतना ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत हाई फाई, बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया बढ़िया लगेगी, नहीं, नॉट नेसेसरी। व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल एंड रिक्रूटमेंट, तो इसमें थोड़ी सी वाइडर चॉइस मिल जाती है, तो बेटर क्वालिटी आती है, ठीक है। Morale of the employees. This method boosts up the morale of the employees because existing staff gets chances of promotion. यहाँ पे morale boost होता है employees का क्योंकि existing staff को chance मिलता है promotion का। External recruitment की बात करें तो this method brings down the morale of the employees as they do not get the chance of growth and development. Growth and development का ऐसा chance नहीं मिलता है। कैसे? Internal उसमें देखो, अगर मान लो मैं हूँ, जैसे मुझे सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ाने को मिला है, अब अदिति मैम का थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा कि यार पायल मैम को सेकंड सब्जेक्ट मिल गया, लेट मी फोकस मोर ऑन दिस जॉब, तो मेरे को भी शायद मिल जाए। ऐसे ही साक्षी मैम का भी हो सकता है, ऐसे ही शिवानी मैम का भी हो सकता है, ऐसे ही राहुल सर का भी हो सकता है, ऐसे ही और भी बहुत सारे टीचर्स का हो सकता है, ठीक है। तो एक को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर बाकी सबका मोरल लेवल बहुत हाई हो जाता है कि यार हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शायद। और यहाँ पे बोलते हैं दिस मेथड ब्रिंग्स डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज एज दे डू नॉट गेट द चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चांस आज सच नहीं मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मोरल उनका डाउन हो सकता है। रीज़न बीइंग बाहर से इंसान आ रहा है तो लगेगा ना एक बार कि यार शायद हमसे ही पूछ लेते, हमसे ही करवा लेते, वो चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में। अच्छा, एक चीज़ समझना, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है जबकि सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। ये बहुत ही एक क्रूशल चीज़ है जो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बोली जाती है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिफरेंसेस समझाने के साथ साथ, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, पहले यहाँ पे आ जाइए और समझ लीजिए। देखिए, अब ये मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है। क्या दुनिया में ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग ऐसे ताक में बैठे हुए कि यहाँ पे वैकेंसी कब निकली, दिन रात बस यही चेक करते रहते हैं, हर अगले मिनट में बस यही चेक करते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोगों को इसकी वैकेंसी के बारे में पता कैसे चलेगा? लाइक हाउ एम आई सपोज टू नो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है? सिंपल सी बात है भाई, मेरे को नहीं पता इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को कि भैया देखो हमारे यहाँ वैकेंसी निकली है, आइए पढ़ाइए यहाँ पे, या यहाँ पे आके काम करिए। सो जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करेगी और उन्हें परस्यू करेगी कि आइए अप्लाई करिए, तभी तो लोग यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप कि XYZ कंपनी में वैकेंसी निकली है, वैकेंसी को फिल करने के लिए इन्होंने अलग अलग लोगों को बोला है कि आइए हमारे यहाँ पे क्या करिए। अलग अलग लोगों को इन अ वे कि मतलब न्यूज़पेपर में कहीं और एडवर्टीजमेंट दिए कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इन्होंने ऐसा किया, बहुत सारे लोग आ भी गए, ये सारे लोग आ गए ऐसा मानो, ठीक है। अब क्या सबको रख लेंगे हम? हमारे यहाँ वैकेंसी सिर्फ एक थी, आ गए 70-80 लोग, 70-80 को रख लेंगे कि नहीं यार हम किसी को निराश नहीं करना चाहते, हम 70-80 लोगों को रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? ऑब्वियसली नहीं। जितने भी लोग आए हैं उनमें से हम क्या करेंगे? बेस्ट वन सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट वन क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, राइट। XYZ कंपनी में वैकेंसी निकली है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम इनमें से क्या करेंगे? बेस्ट वन सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब ये सिलेक्ट कैसे करेंगे? हर एक इंसान का टेस्ट कंडक्ट होगा, देन उससे पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी।
और ऐसा करने के बाद एक फाइनल इंसान हम चूज कर लेंगे, ठीक है। और बाकी सबका क्या होगा, बाकी सबका क्या होगा, बाकी सबको हम टाटा बाय बाय बोल देंगे, बाकी सबको हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। सो बेसिकली क्या हुआ, XYZ कंपनी में वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, एंड पूरे वर्ल्ड में कुछ चुनिंदा लोग आए इनके यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब इनमें से बेस्ट वन सेलेक्ट किया जाएगा, चूज किया जाएगा, और बाकी सब लोगों को टाटा बाय बाय किया जाएगा। यही दोनों रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है। कहाँ तक की प्रोसेस रिक्रूटमेंट में आती है और कहाँ तक की आगे की प्रोसेस सिलेक्शन में आती है, उस पर बात करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलती है और वो पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई करिए, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, एक्चुअली यहाँ तक की इन्फॉर्मिंग दिस, ठीक है, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। एंड उनमें से एक बंदा सेलेक्ट कर लेना चूज करके, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। सो XYZ कंपनी में वैकेंसी निकली, वैकेंसी में हमने बाकी सारे लोग मतलब सब लोगों को इन्फॉर्म किया, बहुत सारे लोग आ गए, तो ये रिक्रूटमेंट है। लेकिन उसके आगे की स्टोरी जो होती है वो सिलेक्शन होती है, मतलब इनमें से एक बंदा चूज कर लेना, दैट इज व्हाट वी कॉल सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट में लोगों को इनवाइट करते हैं, सिलेक्शन में उनको टाटा बाय बाय बोल के उनमें से एक बेस्ट वन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने एक वर्ड बोला था, एक फ्रेज बोला था कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वेयर एज सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। ऐसा क्यों? देखिए, रिक्रूटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को एक मौका मिल रहा है आने का, लोग आ रहे हैं भर भर के, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, क्योंकि यू आर गिविंग एवरीबडी अ चांस टू अप्लाई। बट देन अल्टीमेटली आप सबको तो हायर नहीं करने वाले, किसी एक को ही हायर करोगे, किसी एक को हायर कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल रहे हो, निराश होकर बेचारे वो घर जा रहे हैं, तो हो गया ना ये नेगेटिव, फैला देना नेगेटिविटी उन्होंने। तो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स के साथ वो आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन सिलेक्शन में क्योंकि बाकी सब निराश होकर घर जा रहे हैं, सिर्फ एक ही को मौका मिल रहा है फाइनली अब उसमें आने का, तो वो बाकी सब निराश होकर क्योंकि घर में जा रहे हैं, तो दैट्स अ नेगेटिव थिंग। सो इसलिए रिक्रूटमेंट पॉजिटिव कहलाया जाता है, सिलेक्शन नेगेटिव कहलाया जाता है। और मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है, सिलेक्शन का मतलब ये होता है। अब आ जाते हैं हम इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन पे। डिफरेंस बिटवीन में फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग में ये बोलते हैं रिक्रूटमेंट में, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप वेकेंट जॉब पोजीशंस। ये एक प्रोसेस है सुटेबल कैंडिडेट्स को सर्च करने का, वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए। वेयर एज सिलेक्शन में ये बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब्स। जो बेस्ट वन इंसान है उसको सिलेक्ट करना और उसको जॉब ऑफर करना, ये आता है हमारी सिलेक्शन उसमें, ठीक है। देन इसमें बोलते हैं स्टेज, रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन। रिक्रूटमेंट में मतलब स्टाफिंग फंक्शन जो होता है उसमें रिक्रूटमेंट पहले आता है इन कंपैरिजन टू योर सिलेक्शन वाला चीज। स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्ट्स वेयर द रिक्रूटमेंट एंड्स। स्टाफिंग नहीं, सिलेक्शन एक्चुअली, सिलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स व्हेन द रिक्रूटमेंट एंड्स। जैसे ही रिक्रूटमेंट खत्म होता है सिलेक्शन स्टार्ट होता है, और ये सिलेक्शन आएगा यहाँ पे भी, स्टाफिंग नहीं आएगा, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट पहले आता है, सिलेक्शन बाद में आता है। नेचर की बात करें तो रिक्रूटमेंट को, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, जिसकी वजह से मोर और मोर कैंडिडेट्स को मौका मिलता है अप्लाई करने का जॉब में। और इसे नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे उनका होता है रिजेक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में बोलते हैं नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड नहीं होता क्योंकि लोग अभी आ रहे हैं, हम लोगों को जानते नहीं हैं। जब तक हम उसे सेलेक्ट नहीं करते हमारा उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भाई तुम कोई भी उठ के आ जाओ, हम क्या सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हम क्या सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे सिलेक्शन में, क्योंकि हम उनको हायर कर रहे हैं, हम उनको फाइनली हायर कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लाइक मेक देम अग्री टू योर टर्म्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका,
फिर बाकी के 2 पॉइंट्स का, इन दोनों का भी, ठीक है, डन। चलिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस बिटवीन के बारे में। क्या मतलब होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, अगेन हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से, और उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखो, अब मैग्नेट रेंज का एग्जाम्पल लें। ओके, चलो अब मैग्नेट रेंज का एग्जाम्पल लेते हैं, और दिस टाइम हम लेते हैं एग्जाम्पल राहुल सर का। हमने आज तक राहुल सर का कभी एग्जाम्पल नहीं लिया। 10th क्लास को मैथ्स पढ़ाते हैं सर, इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो राहुल सर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स में ना अक्सर बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं अलग अलग किस्म की, ठीक है। तो मैग्नेट रेंज ने सोचा क्यों ना हम राहुल सर को ये ट्रिक्स समझाएं, मतलब ट्रिक्स एज एन लाइक उनको पढ़वाएं कहीं से, ताकि उस ट्रिक्स के बेसिस पे वो क्या करें, कुछ वीडियोस बनाएं, और वो वीडियोस हमारी क्या हो जाएं, पॉपुलर हो जाएं। क्या समझे? राहुल सर हैं, राहुल सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो मैग्नेट रेंज ने डिसाइड किया कि राहुल सर को इन ट्रिक्स की ट्रेनिंग देते हैं, इन ट्रिक्स के बारे में सिखाते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाएं ट्रिक्स वाली, और बच्चों का भला हो जाए और हमारी वीडियोस पॉपुलर हो जाए, ठीक है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा, मैग्नेट रेंज ने सोचा क्यों ना हमारे यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आईटी सिखाया जाए, ताकि वो आज की डेट के साथ अपने आप को अपडेटेड रख सके। क्या बोला मैंने? पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कि राहुल सर जो 10th क्लास को मैथ्स पढ़ाते हैं, उनको मैग्नेट ब्रेन्स ने एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई है, जिसमें उन्हें अलग अलग ट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी ट्रिक हो सकती है, वो भी ट्रिक हो सकती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और वो ट्रिक्स सीखने के बाद राहुल सर बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं, इनका प्रोडक्शन काफ़ी एफिशिएंट हो गया। वहीं पे दूसरा ये एस्पेक्ट हो रहा है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने डिसाइड किया कि सब टीचर्स को, इंक्लूडिंग राहुल सर, सबको थोड़ा सा आईटी सिखाया जाता है, ताकि ओवरऑल लाइक ये कुछ भी करे लाइफ में, इनके पास ये एक चीज़ हो जो इस्तेमाल की जा सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है आज की डेट में आईटी कितना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, जो सबको आना ही चाहिए। जो भी आउटडेटेड लोग हैं उनको थोड़ा अपडेशन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राइट। सो बस वही चीज़ है कि राहुल सर को एक तो दी गई है ट्रेनिंग मैथ्स के ट्रिक्स के रिगार्डिंग, और दूसरी ट्रेनिंग दी गई है आईटी के रिगार्डिंग, जो कि मतलब मैथ्स से रिलेटेड नहीं है, बट ओवरऑल इनकी मदद करेगी लाइफ में। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेट रेंज राहुल सर को ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है बल्कि डेवलपमेंट भी करवा रहा है उनकी। ऐसे कैसे? ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स इनको सिखाई जा रही हैं, ये उनके ट्रेनिंग का पार्ट है। वहीं पे जो आईटी उन्हें सिखाया जा रहा है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। हाउ कम? देखो, जब आपको जो काम आप कर रहे हो उसके रिगार्डिंग नई स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि आप वो काम और एफिशिएंटली करो, तो ये ट्रेनिंग कहलाई जाती है। दोबारा सुन लेना मेरे सेंटेंस को। मैंने बोला जब आप जो काम कर रहे होते हो उससे रिलेटेड नई स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, तो ये कहलाई जाती है ट्रेनिंग, ठीक है। बट वहीं पे अगर आपको कुछ ऐसी अलग से स्किल्स सिखाई जाती हैं जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन ओवरऑल आपकी ग्रोथ करवाएंगी, ओवरऑल आपकी प्रॉपर ग्रोथ की, मतलब आपकी करियर की ग्रोथ की, आपकी नॉर्मल ग्रोथ की लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसको कहलाया जाता है डेवलपमेंट। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि मैथ्स पढ़ा रहे थे, मैथ्स के रिगार्डिंग नई ट्रिक्स सिखाई गई ताकि
थोड़ा और अच्छे से ये परफॉर्म करें तो ये ट्रेनिंग कहलाई जाएगी। तो ट्रेनिंग वो होता है जो आपके काम से रिलेटेड होता है, उसमें एक नई स्किल आपको सिखाई जाती है ताकि आप थोड़े से अपडेटेड हो सकें, उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बोलते हैं कि मैग्नेट मतलब अगर आपको ऐसी चीज़ सिखाई जा रही है जो आपके स्पेसिफिक काम से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी ओवरऑल करियर की ग्रोथ करवा रही है, तो वो डेवलपमेंट कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग हमेशा आपके काम से रिलेटेड होती है, आपके काम से रिलेटेड नई स्किल सिखाया जाना, वेयर एज डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कॉन्सेप्ट या फिर डेप्थ ऑफ नॉलेज। इसमें ये बोलते हैं ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विद टीचिंग टेक्निकल स्किल ओनली। ट्रेनिंग में सिर्फ टेक्निकल स्किल ही सिखाई जाती है। डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन कंसेप्चुअल स्किल। यहाँ पे आपको हर तरह की स्किल सिखाई जाती है क्योंकि आपकी ओवरऑल ग्रोथ करवानी है। यहाँ पे हमेशा टेक्निकल नॉलेज होगी, क्यों? टीचिंग से रिलेटेड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ट्रिक सिखा रहे हैं, टेक्निकल हो गया ना, तो मतलब आपके काम से रिलेटेड कुछ नया ट्रिक आपको बताया जा रहा है, कुछ नया चीज़ सिखाया जा रहा है, तो वो टेक्निकल में काउंट किया जाएगा। सूटेबिलिटी की बात करें तो ट्रेनिंग ज़्यादा सूटेबल होती है टेक्निकल स्टाफ के लिए, जो टेक्निकलिटीज़ में काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, जबकि डेवलपमेंट मैनेजरल स्टाफ के लिए ज़्यादा वो होती है। नेचर की बात करें तो इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग द स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती है जो आपको पहले से आती थी बट थोड़ा ब्रश अप किया जा रहा है, थोड़ा और उसमें अपलिफ्टमेंट कराया जा रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट इट सेज इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये हिडन क्वालिटीज़ पे फोकस करते हैं एम्प्लॉयज़ की, मतलब ऐसे एस्पेक्ट जिनको ऐसे आपने एक्सप्लिसिटली लोगों को शो नहीं किया है। मेथड्स यूज इन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड। यहाँ पे ऑन द जॉब मतलब काम करते करते काम सीखने वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वेयर डेवलपमेंट में ऑफ द जॉब मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑफ द जॉब मेथड ज़्यादा प्रेफर की जाती है। सो ये है आपकी डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और भी पॉइंट्स हैं बट बिफोर दैट लेट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, वेयर एज डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, छोटी समय वाली चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट में समय लगता है। फोकस, इसका फोकस होता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है सो दैट अभी करंटली जो ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, जो अभी करंटली ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल किया जा सके। वेयर एज डेवलपमेंट में ये बोलते हैं इट फोकसेस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की होते हैं दोनों को ही फुलफिल करने का काम करता है। प्रेजेंट की तो हो ही गई, साथ में आगे की भी सोचता है क्योंकि डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करता है ना। इनिशिएटिव की बात करें तो द बॉस सुपीरियर टेक्स इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे जो आपका सुपीरियर होता है वो आगे आके आपको ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा उत्सुक करता है, वो फोकस करता है मतलब इस चीज़ पे। वेयर एज द इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आप खुद ग्रो करना चाहते हो क्योंकि अगेन अल्टीमेटली आप एक पर्टिकुलर जॉब से स्टिक तो नहीं रहोगे अपने लाइफ टाइम, आपको कभी ना कभी तो चेंज लाना ही पड़ेगा। जब चेंज लाओगे तो ऑब्वियसली यू विल फील कि हाँ यार मेरी डेवलपमेंट हो ताकि मुझे नेक्स्ट जो फेज़ है वो आराम से एक्सेस करने को मिल जाए। ड्यूरेशन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, ड्यूरेशन फिक्स होती है और सर्टेन होती है। इसका कोई ऐसा फिक्स नेचर नहीं है क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ पे काम करती है तो इसमें कितना भी समय लग सकता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। लेट मी सी और भी पॉइंट्स हैं क्या? हाँ और भी 2 पॉइंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। लास्ट 2 पॉइंट्स हैं लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व। इट इज़ यूजफुल फॉर नॉन मैनेजरल दैट इज ऑपरेटिव एम्प्लॉयज और लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स। ये ट्रेनिंग किसके लिए ज़्यादा वो होती है? ये होती है ज़्यादा ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के लिए या लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए, उनको सिखाने के लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है। ये मैनेजरल पर्सनल मतलब मिडिल लेवल के लिए होती है या टॉप मैनेजर्स के लिए होती है। सेंटर्ड, इट इज़ वर्क सेंटर्ड, ये काम से रिलेटेड होती है। ये पर्सन सेंटर्ड होती है, ये इंसान की अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो ये लोगों के अराउंड घूमती है, वेयरएज ये काम के अराउंड घूमती है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। Now let's move to the next topic that is training, development और education का difference। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें education word ऐड हो गया है। Let's see क्या बोल रहे हैं ये।
ओके, सो जैसे हमने पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में बात की है, यहाँ हम एक और नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एजुकेशन। सो ट्रेनिंग में मैंने आपको राहुल सर का एग्जाम्पल दिया था। आई टोल्ड यू गाइस कि भाई राहुल सर मैथ्स पढ़ाते हैं तो उनको ट्रिक्स नहीं सिखाई गई है सो दैट वो मैथ्स को और एफिशिएंटली पढ़ा सके। तो जब कोई इंसान को उस पर्टिकुलर जॉब जिस पे वो बैठा होता है उसके रिगार्डिंग नई स्किल्स सिखाई जाती हैं तो उसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं। दैट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड थिंग। और अगर उसकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट करवाई जाती है, जैसे सारे टीचर्स को आईटी में एक्सपर्ट किया जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट कहलाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको करियर में ग्रोथ की बात करवाई जाती है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। अब एजुकेशन क्या होता है? सी, जब आपको नॉलेज दी जाती है, जनरल नॉलेज, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाता है, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब राहुल सर जब अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं, जब अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज कर रहे हैं, जब वो और नॉलेजेबल हो रहे हैं, नॉट नेसेसरी उसी काम को लेके जिससे रिलेटेड वो जॉब कर रहे हैं, मतलब नॉट नेसेसरी मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, इट कैन बी लाइक नॉर्मल मैथ्स का रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, नॉर्मल किसी और सब्जेक्ट का नॉलेज, नॉर्मल उनकी बेसिक लिविंग वाली चीज़ से रिलेटेड कोई नॉलेज मिल रही है उनको, तो ये कहलाई जाती है एजुकेशन। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिस से मीनिंग में ट्रेनिंग में ये बोलते हैं इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। अब जैसे कि आपने देखा कि ट्रेनिंग में हर जगह ना जॉब वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। रीज़न बीइंग यहाँ पे सिर्फ उतना ही सिखाया जाता है जितना आपका उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है, उसके आगे वो आपको कुछ भी सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। रीज़न बीइंग ऑब्वियसली वो तुम पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, राइट, तो वो उतने ही पैसे स्पेंड करेंगे जितना उनको प्रोडक्शन तुमसे मिल पाए, राइट, तो बस वही चीज़ है। Whereas education में this say it is concerned with improving general knowledge and understanding of employee। ये जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के बारे में है, इम्प्रूव करने के बारे में है, और एम्प्लॉय की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो होती है चीज़ों को लेके, उसकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो होती है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। Last but not the least is development. It is the process for the overall growth and of the employee for future management task of increasing difficulty and scope। यहाँ पे overall growth करवाई जाती है एम्प्लॉय की फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क के लिए, और डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करके, मतलब बेसिकली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी वो ईजिली मैनेज कर पाए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी वो आराम से कामली डील कर पाए, उसके लिए डेवलपमेंट कराया जाता है, ठीक है। देन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में ये बोलते हैं इट इज़ जॉब ओरिएंटेड। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका मेन फोकस यही होता है कि जो भी इंसान से वो काम करवाया जा रहा है तो वो काम में एक्सपर्ट हो जाए, तो हर चीज़ रिलेटेड टू जॉब होती है यहाँ पे। एजुकेशन में ये बोलते हैं कि नॉलेज ओरिएंटेड होती है। यहाँ पे मेन मुद्दा होता है इंसान की नॉलेज लेवल बढ़ाने का, ठीक है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो नहीं हो, डजेंट मैटर। और यहाँ होता है करियर ओरिएंटेड। यहाँ पे आपका करियर इम्प्रूव करने के बारे में सोचा जाता है कि कैसे इंसान को करियर वाइज और एक लेवल अप ले जाया जा सके, उस चीज़ के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस। ट्रेनिंग में बोलते हैं इट्स फोकस इज टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। यहाँ पे इसका जो मेन मकसद होता है, जो मेन कंसंट्रेशन होता है उसका, वो होता है कि भैया इंसान काम को एफिशिएंटली कर पाए, कोई भी इंसान काम को एफिशिएंटली कर पाए, ठीक है। तो मेन वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कराया जाता है, जबकि एजुकेशन का मेन फोकस होता है लॉजिकल एंड रैशनल माइंड, इंसान के नॉलेज, मतलब उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को इम्प्रूव करना, रैशनल माइंड को इम्प्रूव करना। बोलते हैं ना, एक रैशनल इंसान कौन होता है, जो हर सिचुएशन में कामली अच्छे से जो बेस्ट चीज़ हो उसे सेलेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रैशनल बनाने की कोशिश की जाती है और आपके अंदर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश की जाती है, ताकि आप किसी भी चीज़ में ऐसे डिसाइड मत करो कि इंकी पिंकी पोंकी करके डिसाइड करो, नहीं, तुम हर एक चीज़ में ऐसे डिसीजन मेकिंग करो ताकि लॉजिक्स दिखें तुम्हारे बात में, ठीक है। डेवलपमेंट में बोला जाता है इट्स फोकस इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे जो इनका मेन मकसद होता है वो होता है एम्प्लॉय की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ताकि वो ओवरऑल ग्रो कर पाए, एंड ओवरऑल ग्रोथ की वजह से वो लाइफ में कुछ बढ़िया कर पाए, ठीक है। गोल की बात करें तो ट्रेनिंग में से ट्रेनिंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसे अचीव करना है, उस पे फोकस किया जाता है, उस पे इम्पोर्टेंस डाली जाती है। एजुकेशन का मेन मुद्दा होता है इम्पोर्टेंस टू गोल ऑफ इंडिविजुअल, एक इंसान का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ये तो हो गया भैया ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। फर्स्ट है मैग्नेट ब्रेन्स ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ किया जाएगा तो वो ट्रेनिंग कहलाया जाएगा। लेकिन मैं बीइंग अ टीचर लाइक क्या चाहती हूँ, मेरे पर्सनल गोल्स क्या है, मुझे क्या करना है लाइफ में, उसके रिगार्डिंग एजुकेशन की जाती है। डेवलपमेंट में दिस है डेवलपमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल गोल्स। डेवलपमेंट में दोनों को ही साइड बाय साइड लेके चला जाता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव हो जाए और इंसान का जो पर्सनल गोल है वो भी अचीव हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में सोचते हैं, ये इंडिविजुअल के गोल के बारे में सोचते हैं, और ये दोनों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो 4 डिफरेंसेस थे, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मतलब एक इंसान को, वही राहुल सर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल सर को मैथ्स पढ़ाना है और मैथ्स एफिशिएंटली पढ़ाना है, तो उनको कुछ नई ट्रिक्स सिखाई जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो और एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो एक जॉब से रिलेटेड ही होगा, तो ये चीज़ कहलाई जाएगी ट्रेनिंग। लेकिन जब उन्हें मैथ्स में और अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि उनकी ओवरऑल लॉजिकल माइंड डेवलप हो, ताकि वो ओवरऑल अच्छे से सोच पाएँ, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर पाएँ, तो वो एजुकेशन कहलाई जाती है। मतलब नॉट नेसेसरी वो मैथ्स से रिलेटेड होगी, जॉब से रिलेटेड होगी, इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग, बस उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ाई जा रही है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग पे काम किया जा रहा है, चाहे वो मैथ्स में इंप्रूवमेंट करवाई जाए या और कुछ 4 चीज़ों में, ठीक है। डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जो ना सिर्फ आपको जॉब के लेवल पे मदद करेंगी और इस पर्टिकुलर जॉब के लेवल में मदद करेंगे, बल्कि अगर फ्यूचर में भी आप कोई जॉब लेने वाले हो या फ्यूचर में आप कोई काम करने वाले हो, उसमें भी मदद करेगी, ओके। सो यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है, यहाँ पे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है, और यहाँ पे आपकी उस जॉब से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की जाती है, मतलब उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। सो ये हो गए 4 डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाती हूँ। ये वाला स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, रीजन बीइंग क्वेश्चन हर बार आता है डिफरेंस बिटवीन से, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 नहीं आएंगे तो 1 तो डेफिनेटली आएगा। और देखिए डिफरेंस बिटवीन के अलावा इंडिविजुअल टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस नहीं समझा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको हर एक टॉपिक का मतलब भी, हर एक कॉन्सेप्ट को भी बता रही हूँ अच्छे से। सो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी सीरीज निपटानी है तुम लोगों को। एनीवेज, नेक्स्ट है मैनेजर और लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए अक्सर ना हम दोनों को ना एक जैसा मानते हैं, हमें लगता है कि मैनेजर इज इक्वल टू लीडर, लीडर इज इक्वल टू मैनेजर, बट ऐसा नहीं होता हमेशा, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। हम पता लगाएंगे एक एग्जाम्पल की मदद से, जिसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो हम ना 3 सिचुएशंस इमेजिन करेंगे, ठीक है, और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की सिचुएशन। मैग्नेट ब्रेन्स की 3 सिचुएशंस इमेजिन करेंगे, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। चलिए सबसे पहले जब बात करते हैं सिचुएशन 1 की, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि एमबी को इंडिया का बेस्ट चैनल बनना है। इंडिया का बेस्ट चैनल बनना है, उसके लिए यहाँ पे जो मैनेजर है, यहाँ पे जो मैनेजर रखे हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी है, जितने लोगों की ज़रूरत थी उतने लोगों को की भर्ती की है, सबको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रहे हैं, सबकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते जा रहे हैं, ठीक है।
पहला सिचुएशन क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स का सिचुएशन है तीनों का तीनों। पहला वाला सिचुएशन ये है कि इंडिया का बेस्ट चैनल बनाना है मैग्नेट ब्रेन्स को, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बनाना है मैग्नेट ब्रेन्स को। तो यहाँ के मैनेजर क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ का जो मैनेजर है उसने प्लानिंग की है प्रॉपर कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर एक रिसोर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्डर में रखा है, और कितने लोग नए चाहिए रहेंगे वो सारी चीज़ें डिसाइड की हैं, लोगों की भर्ती कराई है। साथ ही साथ जो लोग थोड़े बहुत ढीले ढाले हो रहे हैं उनको लीड करने की कोशिश की जा रही है, मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है और उन पर थोड़ा बहुत ध्यान भी दिया जा रहा है। एंड एट द एंड हम उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर भी कर रहे हैं कि क्या वो उतना डिलीवर कर पा रहे हैं जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये थी पहली सिचुएशन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सिचुएशन। अब मैग्नेट ब्रेन्स के एम्प्लॉयज ने सोचा है, मतलब सबने नहीं, कुछ कुछ एम्प्लॉयज ने, मतलब ऐसे जब ब्रेक टाइम में बैठते हैं ना खाना खाते हुए, तो एक ग्रुप ऐसा बैठा हुआ था टेबल के अराउंड, तो सबने यूँ प्लान किया कि हम लोग कहीं मूवी देखने चलते हैं, वो मूवी बहुत मस्त आई है तो मूवी का प्लान बनाते हैं। अब भाई मूवी का प्लान तो बन गया, लेकिन इनमें से सामने आना पड़ेगा एक इंसान को जो कि पैसे कलेक्ट करे या फिर टिकट्स बुक करे। ऐसा यूजुअली हमारे यहाँ पे लवीना मैडम करती है। जब भी कंट्रीब्यूशन की बात आती है ना, तो लवीना मैम सबसे आगे होती हैं कि मेरे को करो ट्रांसफ़र, आई विल बुक द टिकट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये काम हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसको रहने देते हैं। अब हम जाते हैं तीसरे सिनेरियो पे, ठीक है। अब हम जाते हैं तीसरे सिनेरियो पे। पहला सिनेरियो समझ में आ गया, दूसरा सिनेरियो समझ में आ गया, तीसरे सिनेरियो पे मूव कर रहे हैं। यहाँ ये हुआ है कि कोई नए चेंजेस आए हैं, कुछ नए चेंजेस आए हैं, और जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं वो मोर और लेस उस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे, उन्हें वो चेंजेस पसंद नहीं आ रहे, दे आर नॉट ओके विद इट। सो अब इनको यूनिटी फॉर्म करके क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की मैनेजमेंट से बात करनी है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स की मैनेजमेंट से बात करनी है। बट ये है कि प्रॉब्लम हर किसी को है, हर टीचर को है, हर कोई क्रिब कर रहा है, बट क्या सारे एक साथ इनिशिएटिव ले रहे हैं? नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो दूसरे को कैसे पता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे कैसे पता, हम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है बाकी सबको क्या पता। अब हमारे बीच में से किसी एक इंसान को ऐसा खड़ा होना पड़ेगा और उसे बोलना पड़ेगा ना कि लाइक आई हैव प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स, जो चेंजेस अभी आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट डू यू गाइस थिंक। फिर बाकी सब लोग अपने ओपिनियंस रखेंगे कि हाँ हाँ हमें भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है। फिर वो इकलौता इंसान सबको लीड करेगा। तो यहाँ पे ये काम यूजुअली राहुल सर करते हैं। अभी आपको लगेगा मैं राहुल सर के कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट क्या करूँ, रिसेंटली राहुल सर बहुत ही लाइमलाइट में थे। तीन सिनेरियोज हो रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स को ध्यान में रखते हुए। पहले सिनेरियो में ये हो रहा है कि मैग्नेट ब्रेन्स में हमें ये इनिशिएटिव लाना है कि इससे इंडिया का हम बेस्ट चैनल बनाएं, जिसके लिए जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब किया है और वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सेकेंड सिनेरियो में ये हो रहा है कि मैग्नेट ब्रेन्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं जब ब्रेक टाइम में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, नॉट नेसेसरी सारे एम्प्लॉयज़, बस ब्रेक में जो सारे साथ में खाना खाते हैं ग्रुप बना के, वो सारे साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। तो उनमें से किसी एक ने बोला चलिए मूवी देख के आते हैं, ठीक है। तो सबने अग्री किया कि हाँ 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 मूवी देखते हैं। तो एक उनमें से इंसान ऐसा होना चाहिए ना जो आगे आए, बोले हाँ चलो मैं पैसे कलेक्ट करता हूँ, मैं टिकट्स बुक करूँगा सबके बिहाफ में, तू चल रहा है, तू चल रहा है, तू चल रहा है, हर किसी से इंडिविजुअली पूछना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब करते हैं ना। आपके ग्रुप पे भी हम प्रीटी श्योर, अगर आपके स्कूल में कोई ग्रुप है तो ऐसा एक इंसान ज़रूर होगा जो कि ऐसे इनिशिएटिव लेता है कि मैं बात करता हूँ सबसे। When I was in 12th class, मेरे ग्रुप में I used to be that person जो सबको कॉल करके, मतलब I used to be the वेला पर्सन, कि मैं सबको कॉल करके पूछती थी हम वहाँ पे जा रहे हैं, तू चलेगा क्या, तू चलेगी क्या, तू इंटरेस्टेड है क्या, तू इंटरेस्टेड है क्या, मतलब ऐसे करके I used to call everybody, I used to coordinate with everybody and then I used to lead that group, ऐसा होता था। तो यहाँ पे हमारे लवीना मैम ये काम करती है।
तीसरा जो वो है, तो ऐसे इमेजिन करिए मैग्नेट ब्रेन्स में आ रहे हैं कुछ ड्रास्टिक चेंजेस जिससे टीचर्स अग्री नहीं कर रहे, बट इंडिविजुअली वो क्या ही बोले कैसे बोले समझ में नहीं आ रहा. एवरीबडी इज क्रिबिंग ओवर दैट थिंग बट नोबडी इज सेइंग एनीथिंग. तो वहाँ पे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो खड़े हुए और बोले कि भाई मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, जो दबी आवाज़ में नहीं खुल के बोल सके सबके सामने. क्योंकि क्या होता है ना, लीडर बनने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी शेल से निकल के आना. क्योंकि जो लोग ऐसे दबी दबी आवाज़ में बोलते हैं यार व्हाट इफ हमारा एक्शन हमारे ही अगेंस्ट वर्क कर गया, वो कभी अच्छे लीडर्स नहीं बन पाते. लीडरशिप के लिए यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो एक इंसान यहाँ से खड़ा हुआ, उसने बोला मेरे को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, आप में से किस किस लोगों को इससे प्रॉब्लम है मेरे पीछे आइए, मैं आप लोगों को लीड करता हूँ, आप मेरे फॉलोवर बनिए और हम जाके बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की मैनेजमेंट के साथ. तो यहाँ पे यूजुअली काम राहुल सर करते हैं. ठीक है, सो ये 3 सिनेरियोज हैं. अब मेरे को ऐसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मोर और लेस मैंने आपको बता ही दिया है कौन सी चीज़ क्या है, बट फिर भी यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको अलग से. जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, लेट मी टेक दिस कलर नाउ, पिंक. ओके, हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो है मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का चैनल 1 बनेगा. इसमें ये इंसान जो काम कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही उसका नाम मेंशन करके रखा है, ये मैनेजर कहलाया जाएगा. ही वॉन्ट बी कॉल्ड एज अ लीडर. हाँ, ये काम वही लीडरशिप वाले कर रहा है, ये काम लीड करने का ही कर रहा है, बट यहाँ पे जो इसका नाम होगा वो होगा मैनेजर. वहीं पे इसमें और इसमें दोनों ही सिनेरियोज में लवीना मैम और राहुल सर दोनों ही क्या कहलाए जाएंगे, ये कहलाए जाएंगे लीडर्स. दोनों ही क्या कहलाए जाएंगे, ये कहलाए जाएंगे लीडर्स. एक है इनफॉर्मल सिनेरियो, एक है फॉर्मल सिनेरियो. जैसे वो टीचर्स वाला ग्रुप वाला चीज हो गया, वहां पे आप बन तो लीडर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मल सिनेरियो है क्योंकि आपको ऑफिशियल अथॉरिटी में जाके बात करनी है सामने वाले इंसान से. वेयरएज ये टिकट्स विकेट्स बुक करने वाला जो सिनेरियो है ये है इनफॉर्मल नेचर का, क्योंकि इसमें आपका इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है, आपकी सोशल बिलोंगिंगनेस के लिए ग्रुप बना हुआ है, एंड देन उसके चलते हुए यू आर लीडिंग द ग्रुप, तो यू विल बी कॉल्ड एज अ लीडर. तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं लीडर्स के एग्जाम्पल्स, और ये जो एग्जाम्पल है ये है मैनेजर का एग्जाम्पल. सो अब आप यहाँ पे पूछेंगे मैम व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स और लीडर्स, क्योंकि देखा जाए तो हर एक सिनेरियो में लीड करने का ही काम चल रहा है ना. बट आप मुझे सोच के बताइए कि यहाँ पे ये दोनों लीड करने के अलावा क्या कोई और काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे. वो सिर्फ लीड करने का काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आगे चल के दूसरों को अपने पीछे लगा रहे हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस सिनेरियो, यहाँ पे वो इंसान ना सिर्फ आपको लीड करने का काम कर रहा है, बल्कि आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, आपके लिए नई हायरिंग कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज कर रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस लोगों की मेजर कर रहा है और डेविएशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे जो इंसान है वो एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें कर रहा है एट द सेम टाइम. दैट्स व्हाई ही विल बी कॉल्ड एज अ मैनेजर. मैनेजर वर्ड आया है मैनेजमेंट से. मैनेजमेंट हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए. मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, स्टाफिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है. एक मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो जो इंसान वो सारी चीज़ें कर रहा होगा उस इंसान को मैनेजर बोलेंगे. लेकिन उसमें से एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मोटिवेट करने का और लीड करने का काम कर रहा है, वो क्या कहलाया जाएगा? वो लीडर कहलाया जाएगा. लीडर में ये इनफॉर्मल सिनेरियो हो गया, ये हो गया फॉर्मल सिनेरियो. सो मोटिव मतलब सिर्फ लीड करना है तो लीडर बनेंगे आप, लेकिन लीडर बनने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है तो आप मैनेजर बनेंगे. अब एक चीज़ मैं आपको और समझा देती हूँ. ये है मैनेजमेंट, ठीक है, ये है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में आ जाते हैं हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है. अब डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप.
यही आते हैं ना, क्या समझे? ये बना लेना तुम भी मेरे साथ अपने नोटबुक में। मैंने बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। फिर डायरेक्टिंग में उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, राइट? सो तुम अब यहाँ पे खुद एक बार देखो, मैनेजर कौन बन रहा है और लीडर कौन बन रहा है। मैनेजर का एम्बिट कितना बड़ा होगा और लीडर का बड़ा कितना होगा। जो मैनेजमेंट करता होगा उस इंसान को हम मैनेजर बोल रहे होंगे, है ना? और जो लीड कर रहा होगा उस इंसान को हम लीडर बोल रहे होंगे। अब आप खुद इस पिक्चर के थ्रू पता लगाओ कि मैनेजर बड़ा हुआ या लीडर बड़ा हुआ। बताओ किसका काम कितना होता है। अब जो इंसान लीडर है वो तो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप करेगा ना, जो इंसान लीडर है वो तो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप करेगा ना, लेकिन जो इंसान मैनेजर है वो तो ये सारी चीजें करेगा ना। तब बढ़िया लग रहा है ना मुझे अपना ये डायग्राम। एनीवेज ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कहीं ड्रॉ कर लो, और इवन इफ आप अपने मतलब इफ़ यू वांट तो आप अपने पेपर में भी इसे सेम वे में बना सकते हो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपको ये डिफरेंस आता है तो। सो लीडर कौन हुआ? वो इंसान जो सिर्फ लीड कर रहा है, वेयर एज मैनेजर कौन हुआ? वो इंसान जो कि मैनेजमेंट का फंक्शन कर रहा है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कर रहा है। सो बड़ा कौन सा हुआ? ब्रॉड स्कोप किसका हुआ? मैनेजर का हुआ, और नैरोअर स्कोप किसका हुआ? लीडर का हुआ। आई होप यहाँ तक आपको डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए। नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड्स, जो कि लिख के आपको सारे डिफरेंसेस समझाएंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलता है अ मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर। एक मैनेजर हमेशा लीडर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखें, मैनेजमेंट के अंदर ही तो लीडरशिप आती है, तो मैनेजर को तो लीडर होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या लीडर मैनेजर होगा ऐसा ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है, क्योंकि लीडर एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है, वेयर एज वो क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सो मैनेजर को हमेशा लीडर होना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर हिम, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस करेगा सबॉर्डिनेट्स का करना पड़ेगा, सबॉर्डिनेट्स का बिहेवियर जो कि उसके अंदर काम कर रहे हैं। मैनेजर जिस पोस्ट पे होता है, अगर उसे मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस करने हैं तो ऑब्वियसली उसको अपने नीचे वाले सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई ये हमेशा लीडर होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लीडर, यहाँ ये बोलते हैं लीडर में नॉट बी अ मैनेजर बिकॉज द पीपल हु आर लीडिंग इनफॉर्मल ग्रुप्स आर नॉट मैनेजर ऑलवेज। लीडर हमेशा मैनेजर हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई इंसान अगर अपने ग्रुप को लीड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो मैनेजर्स वाली सारे काम करे वहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ लीड करने का काम भी कर सकता है। एक्सक्यूज मी। सेकेंड पॉइंट में ये बोलते हैं द मैनेजर्स हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। जो मैनेजर्स होते हैं उनकी फॉर्मल अथॉरिटी होती है किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दैट इज व्हाई दे कैन यूज असर्टिवनेस एंड सैंक्शंस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। इसलिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड भी ला सकते हैं और सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। फर्स्ट से मैं चाहती हूँ कोई चीज़ हो, मैं एक कंपनी की मैनेजर हूँ, मैं चाहती हूँ कोई चीज़ हो, बट वो हो नहीं पा रही है, तो एक तरीका मेरा ये है किसी से पॉजिटिवली मैं उसको बात करूँ, उसको असर्टिव वे में समझाऊँ, ये करूँ वो करूँ। और दूसरा तरीका ये हो सकता है मैं बोलूँ तू नहीं मान रहा ना, चल ठीक है, तेरे को 10 दिन के लिए मैं सस्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पे आप सैंक्शंस भी लगा सकते हो, असर्टिवनेस से भी ट्राई कर सकते हो, किसी भी वे से सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज यू हैव फॉर्मल अथॉरिटी। आपको उतनी पावर मिली है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप्ड है कि आपको उतना पावरफुल बनाया गया है, आपको उतनी क्षमता, आपकी उतनी क्षमता है उस पोजीशन पे बैठ के। लेकिन लीडर में ये बोलते हैं द लीडर्स हैव इनफॉर्मल अथॉरिटी ओनली, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ शोन बाय द ग्रुप मेंबर्स। चलिए वापस से मैं यहाँ पे ले चलती हूँ आपको। ये वाला सिनेरियो देखिए, यहाँ जो मैनेजर है वो हम मैग्नेट ब्रेन्स के टीचर से, स्लाइड मैन से, कैमरामैन से काम करवाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं हमें करने के लिए, और हमें वो करना पड़ेगा। मैनेजर ने अगर मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि मैम आज आप ये वीडियो नहीं ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये रिलीज होने वाली है पहले, तो मेरे को वो बनानी पड़ेगी, बिकॉज दैट पर्सन हैज अ फॉर्मल अथॉरिटी ओवर मी।
उनकी बात अगर मैं नहीं सुनूंगी तो मेरी जॉब पे बात बनाएगी, या हो सकता है मेरे ऊपर सैंक्शंस लग जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे उस इंसान की फॉर्मल अथॉरिटी है जो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू दीज टू थिंग्स, अब राहुल सर हमें बोलेंगे नहीं पायल मैम आपको भी खड़े होना है, मैंने बोला राहुल सर जाओ ना, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे उनकी मेरे ऊपर कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। रीजन बीइंग वो बस ग्रुप का कॉन्फिडेंस एंजॉय करे, दैट्स व्हाई ही इज लीडिंग द ग्रुप। ये एक अनकहे वे से काइंड ऑफ उनको पावर दी जा रही है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग पावर नहीं होगी कि वो हमें इंस्ट्रक्ट कर पाए या वो किसी भी टीचर को इंस्ट्रक्ट कर पाए। सेम वे में लवीना मैम ने बोला नहीं पायल मैम आपको चलना पड़ेगा, मैंने बोला लवीना मैम बस नहीं हो पाएगा मुझसे। तो यहाँ पे भी अगेन वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकती है कि अरे मैम चलो ना, आपके बिना मज़ा नहीं आएगा, दिस एंड दैट। वैसे में मैं इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ, लेकिन शी कांट इंस्ट्रक्ट मी, क्योंकि उनकी कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है मेरे ऊपर। तो मैनेजर्स की फॉर्मल अथॉरिटी होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस लीडरशिप, यहाँ पे सामने वाले इंसान की आपके ऊपर फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती है, जिसके कारण वो आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। दे कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, दे कैन इन्फ्लुएंस यू इन अ पॉजिटिव वे कि अरे प्लीज़ चल देना, कर देना, ये वो, लेकिन ऐसे इंस्ट्रक्ट करने वाला, कमांड करने वाला कोई अथॉरिटी, कोई पावर उनके हाथ में नहीं है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है द मैनेजर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजर्स आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवा सके। Whereas लीडर जो है, लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड रियलाइजेशन ऑफ ग्रुप गोल्स। अगर कुछ ग्रुप गोल्स हैं उनको रियलाइज कराने में एट द सेम टाइम हर एक मेंबर को इन्फ्लुएंस करने में, हर एक मेंबर की सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ काम आती है। मैनेजर में दे से मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन लीडर जो होता है वो फॉर्मल में एज वेल एज इनफॉर्मल में भी होता है। दोबारा से यहाँ आइए, व्हाट डू यू थिंक, मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स क्यों दिए, व्हाट डू यू थिंक मैंने यहाँ पे एक टिकट्स वाला और एक यूनिटी वाला दो एग्जाम्पल क्यों दिए हैं? आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो मैनेजमेंट होती है या मैनेजर जो होता है वो सिर्फ फॉर्मल में आता है, लेकिन लीडर्स फॉर्मल में भी आ सकते हैं और इनफॉर्मल में भी आ सकते हैं। यहाँ राहुल सर जो हमसे काम करवा रहे हैं, हमें लीड करने का काम कर रहे हैं, ये फॉर्मल वाले उसमें आ गया, लेकिन फॉर्मल ग्रुप में आ गया, लेकिन ये वाला इनफॉर्मल ग्रुप में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एन्जॉयमेंट की बात हो रही है, कहीं घूमने फिरने की बात हो रही है, वेकेशन पे जाने की बात हो रही है, ऐसे सब हो रही है, ठीक है। सो लीडर फॉर्मल उसमें भी हो सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, जबकि मैनेजर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कभी आपने देखा है कि आपके ग्रुप की मूवी का प्लान बन रहा है आपके ग्रुप में, तो एक इंसान खड़ा हो रहा बोल रहा मैं मैनेजर बनूंगा? नहीं, दे विल नेवर से दैट, क्योंकि वो मैनेजमेंट वाला कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको लीड करने का काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा बोलेगा कि मैं लीडर बनता हूँ। मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस। वाओ, यहाँ पे वो लाइन लिखी आ गई है फाइनली कि जो मैनेजर होता है वो सारे फंक्शंस करता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लीडर, तो लीडर ओनली परफॉर्म्स फंक्शंस, दैट इज डायरेक्टिंग। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग वाला काम करता है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये हो गया आपका मैनेजर और लीडर का डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वो, लेकिन बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, डन। इसका भी ले लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन में, जो कि है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, 3 अलग अलग टाइप्स हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव या फिर फ्री रेन वाली। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो इसको समझने के लिए लेंगे हम एक एग्जाम्पल, और उसमें हम 3 सिनेरियोज इमेजिन करेंगे। अगेन हम मैग्नेट ब्रेन्स का ही एग्जाम्पल लेने वाले, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते ही हो कि अब आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स में हो सकती हैं 3 सिचुएशंस, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। सबसे पहले बात की जाए सिचुएशन 1 के बारे में, तो ऐसा इमेजिन करिए कि हमारे जो कोर्स प्लानर हैं, जो कि हमसे सुपीरियर पोजीशन पे हैं, ऐसे कोई कोर्स मैनेजर है नहीं, बट हम ऐसे मान लेते हैं जो ओवरऑल मैनेजर है, ठीक है। उन मैनेजर ने
सारे टीचर्स को इकट्ठा किया, सारे टीचर्स को इकट्ठा किया और बोला कि अभी आप बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए PYQ शूट करेंगे सबसे पहले, PYQ शूट करेंगे सबसे पहले। हुआ क्या, दोबारा से सुन लीजिए। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने पहली सिचुएशन में ये किया कि जो हमारी मैनेजर थी उन्होंने सारे टीचर्स को इकट्ठा किया और सबको बोला कि अब मुझे चाहिए आप सब अपने बाकी सारे काम छोड़ के क्या करें, PYQ शूट करें। ठीक है, आया इतना एग्जाम्पल समझ। अब चलते हैं हम अपनी सिचुएशन नंबर 2 पे। अब हम चलते हैं हमारी सिचुएशन नंबर 2 पे। सिचुएशन 2 में ये हुआ कि यहां पे मैनेजर आई, यहां पे मैनेजर आई, उसने हम सारे टीचर्स को बिठाया, हम सबसे पूछा कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, व्हाट डू यू थिंक, हमें अभी क्या शूट करना चाहिए। तो किसी ने बोला PYQs करने चाहिए, किसी ने बोला सैम्पल पेपर्स करने चाहिए, किसी ने बोला सिलेबस को दोबारा से पढ़ाना चाहिए वन शॉट के रूप में, या फिर किसी ने बोला रिवीजन करवानी चाहिए या क्वेश्चन आंसर्स कराने चाहिए। फिर उसने मैनेजर ने मैक्सिमम लोगों से पूछा कि मैक्सिमम लोगों की क्या चॉइस है। तो इसको समझ में आया मोर और लेस एवरीबडी वांट्स कि अभी सैम्पल पेपर शूट होने चाहिए। तो इन्होंने बोला चलिए सब लोग सैम्पल पेपर शूट करिए। ठीक है, ये है हमारी सिचुएशन नंबर 2। अब हम आते हैं हमारी सिचुएशन नंबर 3 पे। इसके लिए लेंगे हम ग्रीन पेन। ओके, इसके लिए हम लेंगे ये वाला कलर। यार रुकिए, मज़ा नहीं आया इस कलर में, हम इसके लिए ले लेते हैं ब्लैक कलर, रेड कलर, ये कलर लेते हैं। ठीक है, चलो। सो सिचुएशन 3 में क्या हुआ, मैनेजर आई, मैनेजर ने पूछा सबसे कि आप सबको पता है ना कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। सारे टीचर्स ने बोला हाँ जी हमें पता है, इतना तो हम ट्रैक रखते हैं। मैनेजर ने बोला ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वही शूट करो। तो कोई इंसान PYQ शूट कर रहा है, कोई सैम्पल पेपर शूट कर रहा है, कोई वन शॉट शूट कर रहा है, कोई नॉर्मल सिलेबस पढ़ा रहा है। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे। मैग्नेट ब्रेन्स की 3 सिचुएशन के बारे में बात हुई है। पहली सिचुएशन में ये है कि मैनेजर आ रही है, सब लोगों को सामने बिठा रही है, सारे टीचर्स को, और उनको बोल रही है कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू शूट PYQ शूट करके मुझे दीजिए, मैं चैनल पे डलवाती हूँ। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो में मैनेजर आई, सारे टीचर्स को खड़ा किया गया, उनसे पूछा गया कि अभी बोर्ड आ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या शूट करना चाहिए। किसी ने बोला PYQ, किसी ने बोला सैम्पल पेपर, किसी ने बोला नॉर्मल सिलेबस, किसी ने बोला वन शॉट, किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला। सो यहाँ पे मोर और लेस उसे समझ में आया मेजॉरिटी लोग सैम्पल पेपर शूट करना चाहते हैं। विद दैट उन्हें भी रेलेवेंस समझ में आई कि हाँ सैम्पल पेपर अभी शूट होने चाहिए, ठीक है, कायदे से। तो उन्होंने सैम्पल पेपर्स बनाने के लिए बोल दिया सबको। तीसरे सिनेरियो में ये हुआ कि मैनेजर आई, उसने सारे टीचर से पूछा बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, पता है, सबने बोला हाँ हाँ पता है। तो ये बोली चलो जो भी शूट करना है कर लो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये हो गया तीसरा सिनेरियो। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करें हम, तो पहले सिनेरियो में ये हो रहा था कि मैनेजर आ रही थी, जो उसके मन में था वो उसको सबको इंस्ट्रक्ट कर रही थी और वापस जा रही थी। मतलब आई, अपना जो मन था उस चीज के अकॉर्डिंग उसने सबको इंस्ट्रक्ट किया और वापस चली गई। सेकेंड सिनेरियो में मैनेजर आई, उसने सबसे डिस्कस किया, सबको अपना ओपिनियन रखने का मौका मिला और फिर फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचे और उसको इम्प्लीमेंट करके चली गई। तीसरे सिनेरियो में मैनेजर तो आई क्यों पता नहीं, क्योंकि वो आई, सबसे पूछा, सबने जो बोला अपने अपने अकॉर्डिंग कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसा बोल के चली गई। सो पहले वाली सिचुएशन में देयर वाज नो फ्रीडम, द अपर बॉडी वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग। इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पे यू डू नॉट लिसन टू द अदर पर्सन, बीइंग अ लीडर यू टेक ऑल द डिसीजंस एंड यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट द वे यू वांट इट।
लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिडिल वाला, इसमें होता है डेमोक्रेटिक, मतलब यू आर आस्किंग पीपल व्हाट दे वांट एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तीसरे वाले सिनारियो में फुल फ्रीडम है, फुल लिबरेशन है, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है। सो ये हो गया लेज़र-फेयर, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, सेकेंड इज डेमोक्रेटिक, थर्ड इज लेज़र-फेयर, फ्री रेन। और फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं जाने वाली हूं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, डन। चले हम फिर स्लाइड पे। सो यहाँ लिखे हुए हैं आपके तीनों ही डिफरेंट स्टाइल्स के लीडरशिप, जिसमें फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग। इसमें ये ऑटोक्रेटिक में बोलते हैं, अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लीडर ओनली मेक्स डिसीजन, यहाँ पे जो लीडर होता है वही डिसाइड करता है कि क्या करना है। यू डोंट गेट द चांस टू डिसाइड एनीथिंग। डेमोक्रेटिक में लीडर्स मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट से पूछा जाता है, कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशन की जाती है एंड द डिसीजन इज टेकन अकॉर्डिंगली। तीसरे वाले में सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स मेक डिसीजंस, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन। ये जो रहता है अथॉरिटेटिव, ये रहता है ओनली वन वे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहां जाइए वापस से, मैनेजर ने अपनी बात कही और चली गई, मतलब फ्लो कैसा हुआ कम्युनिकेशन का, वन वे हुआ। इनकी तो सुनी ही नहीं, अपनी कही और निकल ली, इनकी तो सुनी ही नहीं। तो एक तो डाउनवर्ड हुआ, ऊपर से वन वे हुआ। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन मैं ही अपना बोले जा रही हूँ, जैसे अभी हो रहा है ना, अभी राइट नाउ इट्स वन वे कम्युनिकेशन। आई एम टेलिंग यू गाइज समथिंग बट आई एम नॉट लिसनिंग टू यू गाइज, कोई फीडबैक नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कमेंट्स वाली बात करें तो कमेंट्स में यू गाइज राइट फीडबैक, तो उसको अलग कंसिडर कर लेंगे, लेकिन ऐसे वर्बली बात करें तो सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ ना और आप सुन रहे हैं, तो वैसा टाइप है, ठीक है। तो ये वन वे रहता है, डेमोक्रेटिक रहता है टू वे कम्युनिकेशन, मतलब इसमें दोनों लोग बोलते हैं। और लेज़र-फेयर रहता है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई भी कैसे भी बात करता है, कैसे भी चलती है। थर्ड है मोटिवेशन टेक्निक्स, फियर एंड पनिशमेंट, नेगेटिव मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेट कैसे किया जाता है इस लीडरशिप स्टाइल में, यहाँ पे सामने वाले को डर होता है अगर मैंने कुछ कर दिया तो भैया मेरी तो वाट लग जाएगी। सो यहाँ पे डरा के रखा जाता है, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है। आप कैसे प्रॉपरली वर्क करते हो, बिकॉज आपको खतरा होता है आपकी जॉब ना चली जाए। व्हाट इफ आप उसके सामने मुंह खोलो और वो आपको जॉब से निकाल दे या ग्रुप से निकाल दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव मोटिवेशन होती है क्योंकि आपको फियर होता है पनिशमेंट का और ये सब चीज़ों का। डेमोक्रेटिक में रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेशन होती है कि भाई अगर मान लीजिए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सामने वाले को बहुत पसंद आया तो मुझे रिवॉर्ड भी मिल सकता है उस चीज़ के चलते हुए, तो यहाँ पे पॉजिटिवली सामने वाले इंसान को मोटिवेट किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू लेज़र-फेयर, इसमें ये बोलते हैं सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पे सेल्फ डायरेक्शन होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है। तो बेसिकली तुम्हें जो चाहिए तुम करो, नोबडी इज इंस्ट्रक्टिंग यू, नोबडी इज कमांडिंग यू, नोबडी इज बॉदर्ड बाय योर थिंग्स, ऐसा मान लीजिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव में कोई डेलीगेशन नहीं होती, डेमोक्रेटिक में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सम एक्सटेंट होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन होती है क्योंकि ऊपर वाला इंसान तो कुछ कर ही नहीं रहा होता, वो आपको ही बोल रहा होता है जो करना है तुम्हें कर लो बस। फोकस, लीडर कंट्रोल, यहाँ पे लीडर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जबकि डेमोक्रेटिक में ग्रुप सेंटर्ड होती है, मतलब वहाँ पे लीडर का पूरा कंट्रोल बना रहता है, मतलब लीडर 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 ही दिखाई देता है हर जगह। डेमोक्रेटिक में ग्रुप सेंटर्ड होता है, मतलब ग्रुप की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग काम होता है, और लेज़र-फेयर में इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है, मतलब इंडिविजुअल का जो मन हो वो करे, ऐसा चलता है। रोल ऑफ लीडर प्रोवाइड्स डायरेक्शन, अथॉरिटेटिव में वो आपको दिशा दिखाने का काम करता है जो लीडर होता है। यहाँ पे ये टीम वर्क, मेंटेन टीम वर्क, मतलब टीम को साथ ले जाने वाला काम होता है। यहाँ पे सपोर्ट और रिसोर्सेज के लिए, मतलब अगर तुम्हें कभी ज़रूरत लगे तो हाँ आई एम देयर बट आई वॉन्ट हेल्प यू एट द इनिशियल स्टेज, ऐसा रहता है, ठीक है। सो ये हैं आपके 6 डिफरेंसेस, और भी हैं 2। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, नो स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, आई स्टाइल। यहाँ पे ये बोलता है मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लीडर बोलता है मैं डिसाइड करूंगा हर एक चीज़, तो ये आई स्टाइल होता है। और यहाँ पे जो इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी वाली चीज़ होती है वो होती नहीं है, क्योंकि कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मौका ही नहीं मिल रहा।
भाई यहाँ पे सारी चीज़ें लीडर ही इंप्लीमेंट करे तो मौका तो मिल ही नहीं रहा आपको, तो आप कैसे बोलेंगे? और क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा? स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, वी स्टाइल, यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप होता है बिकॉज आपके ओपिनियंस को कंसिडर किया जाता है, दैट्स वाई आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे ना। तो और वी स्टाइल रहता है मतलब एक ग्रुप को फॉर्म करके चलता है। फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड स्टाइल, योर स्टाइल, ये होता है योर स्टाइल, अपने तरीके से करिए। और यहाँ पे फुल स्कोप होता है इनिशिएटिव लेने का और स्टाइल लेने का। ये ऐसे मान लीजिए इन दोनों का मिडल उसमें आता है, मतलब ये बैलेंस मेंटेन करता है, इसमें एक्सट्रीम साइड है, इसमें एक्सट्रीम साइड है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन, ऑबिडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। इन चार्ज ऑफ आइडियाज़, यहाँ पे आइडियाज़ आने के मौके मिलते हैं लोगों को, मतलब देने के मौके मिलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल, यहाँ पे लोगों को खुद ही कंट्रोल और डिसिप्लिन रखना पड़ता है बिकॉज देयर इज़ नोबडी हु इज़ गोना कंट्रोल देम, ठीक है। सो ये हो गए आपके अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव के डिफरेंसेस। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आ रहा है हमारा लास्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चले हम नेक्स्ट उस पे, ये है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस। चलिए इसके लिए भी हम बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ आ जाइए, लेट्स डिलीट दिस। चलिए फिर से हम लेंगे मैग्नेट ब्रेन्स का एग्जाम्पल। इरिटेट मत होइएगा आप इस एग्जाम्पल से, बट अभी मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है, ठीक है। ऐसे मानिए मैग्नेट ब्रेन्स में हमें चैनल की प्रमोशन के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो हम सब टीचर्स, कैमरामैन्स, स्लाइड टीम, एडमिन डिपार्टमेंट एंड जो रिमेनिंग लोग हैं, सब लोग बैठ के वी आर हैविंग अ डिस्कशन हाउ वी कैन इम्प्रूव हमारे व्यूज और सब्सक्राइबर काउंट, ठीक है। दैट्स वन एग्जाम्पल, ओके। फिर क्या हुआ, डिस्कशन ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी और इतने में ब्रेक टाइम हो गया। तो जो जैसा बैठा हुआ था वहीं पे बैठा रहा और खाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने टिफिन से। तो ब्रेक टाइम में ऐसे ही हुआ कि भाई अरे दृश्यम 2 आई है, बहुत बढ़िया मूवी लग रही है, ट्रेलर देखा है, बहुत सही है, देखने चल रहे हो क्या? जैसे हम KSG 2 देखने गए थे, पूरा का पूरा मैग्नेट ब्रेन्स, हमने पूरे थिएटर को हाईजैक कर लिया था, आधे से ज़्यादा थिएटर हमारे लोगों से भरा हुआ था KGF 2 में। तो ऐसे ही दृश्यम 2 में एवरीबडी डिसाइडेड कि चलो चलते हैं, सारा ये ग्रुप जो था ना सेम। फिर टिकट्स कौन लेगा, कितने बजे चलना है, कौन सा शो रहेगा, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा था। सो यहाँ अगर आप देखें तो दो तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं। पहला डिस्कशन हो रहा है हाउ वी कैन इम्प्रूव द व्यूज, द सब्सक्राइबर काउंट, चैनल को किस तरह से प्रमोट करें। और दूसरा जो डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है कौन सी मूवी देखने जाना है, मूवी के बाद चिल करने कहाँ जाएंगे, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेल सकते हैं हम सब साथ में मिलके एंड स्टफ लाइक दैट। सो दो अलग अलग तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं। तो यहाँ जो पहले नेचर का डिस्कशन है ये वाला, ये कहलाया जाएगा आपका फॉर्मल, जबकि ये वाला जो डिस्कशन है ये कहलाया जाएगा इनफॉर्मल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम काम की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए बात करते हैं दो लोग ताकि हम काम को आगे लेके जा पाएँ, तो वो फॉर्मल नेचर का कम्युनिकेशन होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि हम बात कर रहे हैं चाहे ऑफिस के इंसानों से ही, लेकिन हम वेली बातें कर रहे हैं, मतलब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हम गॉसिप कर रहे हैं, हम प्लान्स बना रहे हैं, हम वेकेशन पे घूमने की बात कर रहे हैं और भी 10 चीज़ें कर रहे हैं, तो ये कहलाई जाती है इनफॉर्मल नेचर की कम्युनिकेशन। सो एक हो गई फॉर्मल, एक हो गई इनफॉर्मल, वही तो लिखी हुई है यहाँ पे। एंड दैट इज़ द लास्ट डिफरेंस बिटवीन इस पर्टिकुलर वीडियो का, क्योंकि इसके बाद शुरू होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो और वो रहने वाली है आपकी लास्ट पार्ट, जिसमें हम पार्ट बी, जो आपका बुक है पार्ट बी, वो पूरा का पूरा काउंट करने वाले साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ए मतलब इस पार्ट के साथ, इस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन के साथ आपका पार्ट ए जो बुक का है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके।
चलिए, मीनिंग में ये बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। जब ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड के विद इन ही आपका कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ बोलते हैं जो ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं होता उस ग्रुप के बीच में या लोगों के बीच में जब बातचीत होती है, जब वार्तालाप होता है, उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। रिलेशंस की बात करें तो ये बोलते हैं इट एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स एंड रिलेशंस आर हाईली इम्पर्सनल। ये जो है ये रिलेशन बिल्ड करते हैं सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स और बाकी सब के बीच में, और जो रिलेशंस होते हैं वो इम्पर्सनल नेचर के होते हैं, मतलब दोस्ती, सखा, बंधु वैसे वाले नहीं होते, फॉर्मल नेचर के रिलेशनशिप्स होते हैं कि मेरा बॉस है, मैं इसका जूनियर हूँ, मेरा और सबऑर्डिनेट होगा कोई और, ऐसा। ये पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल्स, मतलब यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैनेजर कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड इन द ऑफिस, एचआर कैन बी योर बेस्टी, एंड देयर कैन बी फ्रेंडशिप बिटवीन कैमरामैन एंड टीचर्स, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। नेचर की बात करें तो ये बोलते हैं इट इज मोर रिजिड इन नेचर एंड कैनॉट बी मॉडिफाइड। ये ज्यादा रिजिड होते हैं नेचर में और ये कैनॉट बी मॉडिफाइड, मतलब इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। वेयरएज इनफॉर्मल की बात करें तो इट इज फ्लेक्सिबल, डायनामिक एंड वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनामिक होते हैं और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, मतलब हर इंसान का अलग रहता है तरीका। चैनल की बात करें तो इसके लिए फॉर्मल चैनल्स बिल्ड किए हुए हैं, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा वो पहले से ही प्रॉपर्ली बताया होता है, डिफाइंड होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको जिससे बात करनी है, जिसके साथ बन रही है बात कर लो। फॉर्मल में बोलते हैं इट इज मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म। ये यूजुअली रिटन फॉर्म में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं ताकि हमेशा एविडेंस रहे। देखिए कुछ भी हो जाता है, मैंने अपने जूनियर को इंस्ट्रक्ट किया तुम्हें ये करना है, ठीक है, बाद में कुछ भी उल्टा हो गया तो वो आके बोल सकता है अरे मैम आपने तो मुझे बताया नहीं था। तो वहाँ पे आई नीड टू हैव सम एविडेंस टू शो एवरीबडी कि देखो भैया हमारी ऐसी बातचीत हुई थी। तो ये यूजुअली रिटन फॉर्म में होता है। लेकिन तुमने कभी सुना है कि कोई गॉसिप कर रहा है दो लोग मिलके और वो रिटन फॉर्म में कर रहे हैं? वैसे होता है, हम जब स्कूल में थे तो जब टीचर पढ़ा रही होती थी तो हमारे को जितनी भी बात करनी होती थी, मतलब मेरी तो सारी नोटबुक्स ऐसी थी जिनके लास्ट पेजेस में पूरा डिस्कशन होता था। आज खाने में क्या लाई है, तूने कल वो देखा था, तू वहाँ जाएगी क्या, वहाँ जाने का सोच क्या रही है, ये है वो है, इसकी पार्टी आने वाले, इसका बर्थडे आने वाले, सारी डिस्कशन हम पेपर पे करते थे। लेकिन ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफिस में तो कोई टीचर नहीं आ रहा ना आपको पढ़ाने के लिए कि आपको शांति मेंटेन करनी होगी। तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो मोर और लेस ऑरली ही होता है, ठीक है। नीड, इट सर्व्स द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो काम करने के लिए बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, काम से रिलेटेड आज क्या क्या प्लान किया, आज क्या क्या शूट करना है, आज क्या क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो किया जाता है ये इंडिविजुअल्स की नीड्स के लिए किया जाता है। मैं किसी ऑफिस में जा रही हूँ, वहाँ पे मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, मैं बिल्कुल चुप हूँ, शांत हूँ, बस आती हूँ, पढ़ाती हूँ, चली जाती हूँ, तो कितना रोबोटिक हो जाएगा ना, ये कितना बोरिंग हो जाएगा मेरे जैसे इंसान के लिए स्पेशली। सो ये चीज़ ना हो, मेरी जो सोशल नीड्स हैं वो, मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो, उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट ये बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो स्पीड होता है वो जनरली स्लो होता है। रीजन बीइंग इसमें एक पूरा वो बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, किसको किससे बात करनी है वो पूरा डिफाइंड होता है, जैसे कि स्केलर चेन में होता है। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, इसको इससे बात करनी है, ठीक है, डायरेक्टली बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इजी होता है फिक्स करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज सबको पता है कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ बढ़ी, कैसे चली। लेकिन यहाँ जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़्यादा वो होता है, क्योंकि मैंने किसी को कोई बात बताई, मैंने बोला मुझे मेरे सोर्सेज से पता लगा है कि इसका और इसका कुछ कनेक्शन है, ठीक है, मैंने बताई किसी को, उसने बताई आगे कि तुझे पता है मेरे को मेरे सोर्सेज से पता लगा है इसका और इसको कनेक्शन है। और मैंने भी क्योंकि खुद से र्यूमर फैलाया, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, मेरे को मेरे सोर्सेज ने बताया कि बात पीछे से आई है, तो किसी को पता ही ना लगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किसके नाम पे करनी है किसी भी र्यूमर को स्प्रेड करने की, ठीक है। रिकॉर्ड में बोलते हैं द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है। ओके, चलिए दैट्स इट। बट इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ, फटाफट खींचो फोटो इसकी। सेकेंड स्लाइड,
एंड देन लास्ट स्लाइड, फटाफट फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्ट 4 खत्म होता है। चलिए, आई होप इसमें किसी भी टॉपिक में आप लोग को कोई भी डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, क्वेरी नहीं गई होगी, कोई भी आपको ऐसा डाउट नहीं गया होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कोई और आसपास का किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है वो भी लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया कीजिए। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स अब बुक्स दे रहा है, ई बुक्स दे रहा है। इसकी बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि एप्लीकेशन पे भी और वेबसाइट पे भी। तो आई होप आपने देख लिया है कि हम अब हर जगह प्रेजेंट है, आपको जहां मन करे वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप कोर्सेज जो है वो हम आपको दे रहे हैं, कुछ दे चुके हैं कंप्लीटली, कुछ दे रहे हैं, कुछ और लाएंगे। सो स्टे इन टच एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।